दोस्तों, प्रवीण जो कि जिला कलेक्टर है, वह एक चाय की दुकान पर आकर रुकते हैं और वहां आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और तभी वह चाय वाले से पूछते हैं कि यह बताओ, यहां पर जो पहले मनोहर लाल जी चाय की दुकान लगाया करते थे, वह अब कहां है? तो चाय वाला बताता है कि बाबूजी, वह तो 3 साल पहले मुझे दुकान बेचकर चले गए थे। वह थोड़े बीमार से लग रहे थे, थोड़े मायूस लग रहे थे। अब इसके बाद जो चाय वाला था, वह न साहब से कहता है कि साहब, अगर चाय पीनी है तो मैं भी अच्छी चाय बना लेता हूं, आप कहो तो आपके लिए बना दूं। तो कलेक्टर साहब कहता है कि हाँ चलो, ऐसा करो, तुम 3 कप चाय बना दो। तो चाय वाला 3 कप चाय बनाता है। एक चाय कलेक्टर साहब को दे दी जाती है और 2 चाय उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को दे दी जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद कलेक्टर साहब जैसे ही चाय पीते हैं तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें रोता हुआ देख जो चाय वाला था, वह काफी हैरान होता है और वह सोचता है कि इतना बड़ा आदमी आखिर इस तरह से क्यों रो रहा है, तो उससे रहा नहीं जाता। तो वह प्रवीण साहब से पूछता है कि बाबूजी, आप इतने बड़े आदमी हो और आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? तो प्रवीण साहब उस चाय वाले से कहता है कि इस दुकान से मेरी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हैं और उन यादों को याद करके मैं रो रहा हूं। अब चाय वाला पूछता है कि बाबूजी, आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हो? तो प्रवीण साहब कहते हैं कि जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। और प्रवीण साहब अपनी कहानी उस चाय वाले को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ मुझे मामा नाना के यहां ले गई थी, लेकिन उनके यहां भी मैं अच्छी तरह से नहीं रह पाया। वह घर का सारा काम मुझसे कराया करते और मुझे पेट भर खाना भी नहीं दिया करते थे। इसके बाद मैं वहां से भाग आता हूं और भागकर इसी चाय की दुकान पर आ गया, जहां पर यह कुर्सी लगी है। वहां पर पहले एक बेंच हुआ करती थी। मैं उस बेंच पर आकर मैं बैठ जाता हूं। मैं बड़ा मायूस सा यहां पर बैठा था। तो जो मनोहर लाल जी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, क्या हुआ, क्या तुम्हें चाय पीनी है? तो मैंने कहा, हाँ जी, चाय तो पीनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मनोहर लाल जी मेरे लिए चाय बनाते हैं और मुझे चाय देते हैं। उसके बाद मनोहर लाल जी एक बार फिर मुझसे पूछते हैं, क्या तुम्हें बिस्कुट खाना है? फिर मैं कहता हूं, बिस्कुट तो मुझे खाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मनोहर लाल जी मुझे एक बिस्कुट का पैकेट निकाल कर देते हैं। अब मनोहर लाल जी एक बार और मुझसे पूछते हैं कि बेटा, तुमने खाना कब का खाया है? खाना भी रखा हुआ है, अगर तुम्हें खाना है तो खाना भी खा लो। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए तैयार हो जाता हूं और फिर मैं खाना खाता हूं। मनोहर लाल जी खाना खिलाने के बाद मुझसे पूछते हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां पर इस तरह से क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी घर पर राह देख रहे होंगे, तुम अपने घर जाओ, वह लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। तब मैं रोने लगता हूं और मनोहर लाल जी से कहता हूं, बाबूजी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता की डेथ हो गई है। उसके बाद मेरे मामा नाना ने मुझे पाला, लेकिन वह भी मेरी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए। मुझे टाइम पर खाना पानी भी नहीं मिलता था और वह लोग मुझसे घर का सारा काम कराया करते थे। इसी वजह से मैं वहां से भाग आया हूं और अब सोच रहा हूं कि कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो जाए। तो मनोहर लाल जी मुझसे कहते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तो मैंने कहा, बाबूजी, मुझे बड़ा आदमी बनना है और मुझे आगे अपनी पढ़ाई भी करनी है। इसके बदले में कोई थोड़ा बहुत मुझसे काम करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोहर लाल जी मुझसे कहते हैं कि बेटा, तू चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मेरा ज्यादा बड़ा तो कारोबार नहीं है और ज्यादा पैसे भी मेरे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी खेती बाड़ी है और यह चाय की दुकान है। तो तू ऐसा कर, तू मेरे पास रह जा और तू जो पढ़ना चाहता है वह पढ़ाई लिखाई तू शुरू कर दे। उसके बाद मनोहर लाल जी उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देते हैं और उसे रहने के लिए घर देते हैं और खाने के लिए खाना भी उसे दिया करते हैं। अब मैं मनोहर लाल जी के यहां पर रहने लगता हूं और उसको ही अपना पिता समझता हूं।
और उसकी पत्नी को अपनी माता समझता हूं। मनोहर लाल जी के 2 बेटियां थीं, जिसमें से एक का नाम देविका था और दूसरी बेटा का नाम पल्लवी था। दोनों गांव में मां के साथ रहा करती थीं। मनोहर लाल जी मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे, मुझको खाने के लिए अच्छा खाना देते और पढ़ने के लिए किताबें, और इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कभी मैं दुकान पर काम किया करता, स्कूल से आने के बाद तो कभी अपने घर जाकर कोई काम होता तो उसको निपटा दिया करता। मैं यहां बड़ी हंसी खुशी के साथ रहा करता था। इस बात को 15 साल बीत चुके हैं जब मैं मनोहर लाल जी के यहां पर आया था। उसके बाद 7 साल में बाद मेरी पढ़ाई हो जाती है और फिर मैं मनोहर लाल जी से कहता हूं, बाबूजी मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है। तो मनोहर लाल जी मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं और कोचिंग करने के लिए पैसे भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे एक खत लिख देना, मैं तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। इसके बाद मैं कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली चला जाता हूं और वहां पर थोड़ा बहुत काम करके अपने पैसों से अपनी यूपीएसएससी की तैयारी करने लगता हूं। मैं कलेक्टर बनने लिए जी जान लगाकर मेहनत करता हूं और कुछ ही दिनों बाद मेरी मेहनत रंग लाती है। मैं यूपीएसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेता हूं और कलेक्टर बन जाता हूं। कलेक्टर बनने के बाद जब मेरी ट्रेनिंग होती है तो उस दौरान मैं मनोहर लाल जी को पूरी तरह भूल चुका था। अब इसके बाद मैं कलेक्टर बन जाता हूं और मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो जाती है और किसी काम से मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे अचानक यह दुकान दिखाई दी। फिर मुझे सब याद आने लगा और मैंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और यहां आकर बैठ जाता हूं और तुम्हें अपनी कहानी सुनाने लगा। इसके बाद जो चाय वाला था वह कलेक्टर साहब से कहता है कि सर, मुझे तो यह नहीं पता कि वह कहां रहते हैं, लेकिन हां, जिस दिन वह मुझे दुकान बेचकर गए थे उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही थी और वह बहुत ही कम कीमत पर मुझे यह दुकान देकर चले गए थे। लेकिन कलेक्टर साहब को पता था कि मनोहर लाल जी का घर कहां है, तो वह सीधा अपनी गाड़ी को लेकर मनोहर लाल जी के घर, जो गांव में रहा करते थे, वहां जाता है। वहां जाकर दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं तो उनकी छोटी बेटी पल्लवी निकल कर आती है। वह प्रवीण को पहचान नहीं पाती। प्रवीण पल्लवी से मनोहर लाल जी के बारे में पूछते हैं तो कहती हैं कि पिताजी की तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वह बीमार रहते थे और बीमारी के चलते ही उनकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर जो प्रवीण साहब एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं और वहीं पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसी पर बैठ जाते हैं और वह फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज को सुनकर मनोहर लाल जी की बड़ी बेटी देविका अंदर से बाहर आती है और प्रवीण को देखती है। फिर उसके बाद दोबारा से घर के अंदर जाती है और घर के अंदर एक फोटो रखा हुआ था जो देविका के पिता ने बताया था, ये फोटो तुम्हारे भाई का है। जब पिताजी दुकान को बेचकर आए थे तो अपने साथ यह फोटो लेकर आए थे जिसमें उनका और प्रवीण का फोटो था। मनोहर लाल जी ने अपनी बेटियों और पत्नी से कहा था कि यह तुम्हारा भाई है और किसी न किसी दिन जरूर आएगा और यह बहुत अच्छी पढ़ाई ये कर रहा है, तो हो सकता है कि यह बड़ा अफसर बनकर आए। ऐसा अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से वह कहकर गए थे। देविका फोटो को देखती है तो कभी प्रवीण की शक्ल की तरफ देखती है और वह प्रवीण पहचान जाती है और कहती है कि आपका नाम प्रवीण है ना। तो प्रवीण कहता है कि हाँ बहन, मैं वही प्रवीण हूं जो कभी कभी घर पर आया करता था, लेकिन ज्यादातर दुकान पर ही रहा करता था। अब उसके बाद वह दोनों बहनें भी रोने लगती हैं तो तीनों बहन भाई एक साथ गले मिलकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब उन तीनों की आवाज सुनकर मनोहर लाल जी की पत्नी, जो कि गाय को चारा खिला रही थी, तो वह भी वहां पर आ आती है और देखती है कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ मिलकर रो रही है। तो वह आकर देखती है और देखते ही उसे पहचान जाती है, क्योंकि कई बार उन्होंने प्रवीण को घर पर भी खाना खिलाया था। तो कहती है कि प्रवीण बेटा तू आ गया। तो प्रवीण कहता है कि हाँ मां, मैं आ गया हूं। अब प्रवीण अपनी मां और बहनों से बातें करने लगता है तो उसकी मां बताती हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद घर का बहुत बुरा हाल है। जो भी जमीन खेतीबाड़ी की थी वो घर परिवार वालों ने कब्जा कर ली है और जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो किसी का भाई हवालदार है तो किसी का भाई थानेदार है, तो वह हमें धमकी देते हैं और कहते हैं कि कुछ बोला तो जेल करवा देंगे
और हमारी सारी जमीन हड़प रखी है। अब इसके बाद प्रवीण अपनी मां से कहता है कि मां, तुम्हारा बेटा भी अब बहुत बड़ा अफसर बन चुका है। तो उसकी मां कहती हैं, क्या बेटा, तुम हवालदार बन गए हो? तो प्रवीण कहता है कि नहीं मां, इससे भी बड़ा अधिकारी। तो वह कहती है, क्या तुम थानेदार बन गए हो? तो प्रवीण कहता है कि नहीं मां, इससे भी बड़ा अधिकारी। तो वह कहती है, बेटा, क्या तुम एसपी बन गए हो? तो प्रवीण मुस्कुराकर कहता है कि नहीं मां, इससे भी बड़ा अधिकारी बन गया हूं। तुम्हारा बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूं, और अब जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था, तुम उनसे जाकर कह सकती हो कि तुम्हारा बेटा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका है। उसकी मां खुश होकर दौड़कर पड़ोस में ही उसकी जेठानी रहा करती थी, उसके पास जाती है, जिसका भाई एक थानेदार था। तो उससे जाकर कहती है कि तुम बड़ी धौंस दिखाती थी, ना कि तुम्हारा भाई थानेदार है। आज मेरा बेटा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर लौटा है, और आज के बाद तुमने हमसे कुछ कहा तो फिर देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा कहकर वह मोहल्ले में सभी को बता देती है कि मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया है। अब उसके बाद प्रवीण एक दिन अपनी बहन और मां के साथ ही बिताता है। रात भर वो लोग सोते नहीं हैं, सिर्फ बातें करते रहते हैं। पूछते हैं कि आपको कलेक्टर बनने में क्या क्या दिक्कत आई। उसकी बहन और मां पूछती हैं कि बेटा, वहां खाना अच्छी तरह से मिलता था या नहीं? प्रवीण मुस्कुराता है और कहता है, हां मां, सब कुछ मिलता है। फिर प्रवीण अपनी मां से बीते दिनों की सारी बातें पूछता है कि पिताजी किस तरह से बीमार हो गए, क्या बीमारी थी उनको, और कैसे उनकी मौत हो गई। उसकी मां इन सभी बातों का जवाब प्रवीण को देती है। फिर बात करते करते सब लोग सो जाते। फिर अगला दिन होता है। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी मां से कहते हैं कि मां, मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ काम है। फिर वह अपनी गाड़ी बुला लेते हैं और अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ बैंक जाते हैं, और जितना भी पैसा उन्होंने जमा किया था अब तक नौकरी करके, उन सभी पैसों को बैंक से निकालकर वापस अपनी मां के पास आते हैं, और आने के बाद उन सभी पैसों को अपनी मां के चरणों में रख देता है और कहता है कि मां, यह पैसे मैंने अब तक कमाए हैं। उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन सभी चीजों को देखकर उनकी मां के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह कहती है कि बेटा, अगर हमारा सगा बेटा होता तो वह भी हमारे लिए इतना नहीं करता। इसके बाद प्रवीण कहता है, मां, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह मेरा फर्ज है। इसके बाद दोनों मां बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं, और उस पैसे को वह अपनी मां को दे देता है, और उसकी मां उस पैसे को संभाल कर रख देती है। अब दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब कलेक्टर साहब अपनी ड्यूटी पर जाया करते, लेकिन जब छुट्टी का दिन हुआ करता तो वह अपनी मां के पास आकर ही रुका करते। धीरे धीरे दोनों बहनों की शादी का समय हो गया था। तो कलेक्टर साहब अपनी मां से कहता है कि मां, मैंने बहनों के लिए 2 लड़के ढूंढे हैं, और दोनों अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़े ऑफिसर हैं, तो मैं चाहता हूं इनकी शादी उनसे करा दी जाए। तो मां कहती हैं कि बेटा, अगर अच्छे लड़के हैं तो तुम उनकी शादी इनसे करा सकते हो। उसके बाद प्रवीण उन लड़कों से बात करता है और उनको बताता है कि मेरी 2 बहनें हैं और मैं उनकी शादी तुमसे करना चाहता हूं। तो वह लड़के आकर उसकी बहनों को देखते हैं और देखते ही पसंद कर लेते हैं, और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अच्छे बड़े घरों में उनकी शादी हुई थी, तो उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़े लिखे पति थे, तो परिवार में वैसी भी कोई परेशानी नहीं होनी थी। अब इसके बाद प्रवीण अपनी मां के साथ जहां पर ड्यूटी किया करता वहीं पर रहा करता, और दोनों मां बेटे हंसी खुशी रहा करते हैं। प्रवीण की मां जब भी बाहर जाया करती तो सभी लोग उसको इज्जत दिया करते कि ये कलेक्टर साहब की मां है, और अच्छी तरह से उससे पेश आया करते। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन प्रवीण की मां की तबीयत खराब हो जाती है, तो वह सोचने लगती है कि अब मैं तो बूढ़ी हो चली हूं, अब प्रवीण का ख्याल करने के लिए इसकी शादी क्यों ना करवा दी जाए। और शाम को जब प्रवीण घर आता है तो उसकी मां बेटे से बात करती है कि बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। तो प्रवीण कहता है कि मां, जैसी आपकी इच्छा, आप मेरे लिए लड़की ढूंढ दो, मैं शादी कर लूंगा। तो प्रवीण की मां कहती हैं कि बेटा, मैं अमीर घराने की लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, मुझे तो गरीब घराने की लड़की चाहिए
जो तुम्हारी इज्जत करे और हमारी भी इज्जत करे और सभी रिश्तों को समझे। तब प्रवीण कहता है, मां जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जैसी चाहो वैसी लड़की ढूंढ दो, मैं उसी से शादी कर लूंगा। इसके बाद प्रवीण की मां एक अच्छी लड़की ढूंढती है। लड़की के घर वाले ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन संस्कार लड़की के अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। इसके बाद वह लड़की से बात करती है और उससे कहती है कि बेटी, ये मेरे बेटे की फोटो है, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? तो वह लड़की कहती है कि मां जी, इस बात को आप मेरे घर वालों से करो तो अच्छा रहेगा। और फिर एक दिन प्रवीण की मां उसके घर जाती है और उससे रिश्ते की बात करती है। लड़की के घर वाले जब सुनते हैं कि लड़का कलेक्टर है तो वह भी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद प्रवीण को लड़की दिखाई जाती है। प्रवीण लड़की को पसंद करता है और कहता है कि मां, आपने जो लड़की पसंद की है वह एकदम चांद का टुकड़ा है और मैं उसी से शादी करूंगा। उसके बाद प्रवीण और उस लड़की की शादी हो जाती है। अब प्रवीण अपनी मां और पत्नी के साथ बड़े आराम से एक दूसरे के साथ प्यार से घुल मिलकर रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी जहां पर एक लड़के की जिंदगी को प्रभु ने पहले तो इतना बर्बाद कर दिया कि उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत से वह एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना और अपने परिवार को दोबारा से पा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में